सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स। आज का फिजिक्स का चैप्टर शुरू होने वाला है मेरा। और वेव्स में हम अब पढ़ेंगे कि वेव्स कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरह से वो चलती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमें बताने की वेव्स क्या होता है, व्हाट इज वेव्स। तो आप सबको पता होगा कि जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये सूरज है हमारा, ये सन से हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। सूरज तो यहाँ से कई बिलियन किलोमीटर्स क्या है हमारा दूर है, लेकिन फिर भी वहां से हमारा हीट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो वो हीट के ट्रांसफर होने का जो मीडियम है वो क्या है, वेव्स। एक बात और, क्या सन हमारा चल के हमारी तरफ आता है? क्या सन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं जिसके कारण हीट ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, क्योंकि सन वहीं का वही है, उसके पार्टिकल्स वहीं के वही हैं, केवल हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। और हीट एज लाइक एज एनर्जी। तो हीट क्या है, एनर्जी है। तो हीट का ट्रांसफर यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर, यानी कि हीट का या एनर्जी का ट्रांसफर करने वाला जो मीडियम होता है उसे वेव्स कहते हैं। ठीक, बिना मीडियम को इफेक्ट किए हुए ही हीट या एनर्जी का ट्रांसफर कर दे उसे वेव्स कहते हैं। ठीक है। हाउ मेनी काइंड ऑफ वेव्स? वेव्स टू काइंड पाए जाते हैं हमारे। पहला है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडाइनल। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसफर वेव जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, ट्रांसवर्स वेव इस तरह की होती है और ये क्या करती है, हमारे ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होने में सबसे ज्यादा ट्रांसवर्स वेव का रोल होता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी इसी तरह की होती है, लेकिन उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो क्या होती है, हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हाँ, बिना मीडियम को प्रोवाइड किए, विदाउट इफेक्ट एनी मीडियम द एनर्जी ट्रांसफर्ड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। तो ये जो होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती है। अब देखिए, आपको जो एक स्क्रीन दिख रही होगी तो उस पर हम एक चीज आपको बताने वाले हैं, ट्रांसवर्स वेव्स की कितनी सारी डायमेंशन होती है। द मेनली टू डायमेंशन है ट्रांसवर्स वेव्स, फर्स्ट वेवलेंथ एंड सेकंड डायमेंशन दिस कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो फर्स्ट वेवलेंथ की बात अगर करें तो आपको जैसे स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा है, ये एक चक्कर होता है जिसे कहते हैं वन राउंड। तो वन राउंड वेव का वन राउंड होता है, वन क्रेस्ट एंड वन, उसको हॉर्न कहते हैं, वन हॉर्न एंड वन ट्रफ। तो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ जब मिलते हैं तो उसे एक हम वन राउंड बोलते हैं। ठीक है ना। अब इन क्रस्ट और ट्रफ जब ऐसे मिलते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इस तरह का बना हुआ है, तो वो है हमारा वन राउंड, एक चक्कर, या इसी को बोलते हैं एक दोलन, है ना। इसी को पीरियड भी बोलते हैं, वन पीरियड। ठीक। तो ये इस वन पीरियड में जितनी दूरी चलता है, इसकी लंबाई, है ना, तो इसका लेंथ जो होता है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। यानी कि द लेंथ ऑफ वन पीरियड ऑफ वेव कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। अब इसका एक और डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेवलेंथ क्या होता है, कि टू सिक्वेंशियल क्रेस्ट एंड टू सिक्वेंशियल ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। ये भी है, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ, दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। लेकिन इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप एक चक्कर की लंबाई को और उसको दोनों को अगर मेजर करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। तो या तो हम कह सकते हैं कि दो श्रृंग के बीच की दूरी और दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, और या तो हम कह सकते हैं कि पूरी एक तरंग की लंबाई को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द एम्पलीट्यूड इज अ डायमेंशन हाउ इंक्रीज द वेव इज। ठीक है। तो मतलब जितना ज्यादा बढ़ सकता है वेव हमारा, जितना ज्यादा उस डायमेंशियल हो सकता है, जितना ज्यादा हमारा उसकी पावर हो सकती है, वो कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। देखिए, ये पहला वाला वेव की इमेज है जो कि कम डायमेंशन है, और दूसरी इमेज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी है इसमें। ठीक है ना। तो ज्यादा इंटेंसिटी किससे होती है, एम्पलीट्यूड से होती है। तो जो जितना ही ज्यादा ऊपर तक जाता है, यानी कि
उसकी क्रस्ट की ऊंचाई और ट्रफ की गहराई क्या होती है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी डायमेंशन में से एक है जो कि ये डिपेंड करता है हमारे वेव्स की पावर को, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। So amplitude of is the main मेजर डायमेंशन, हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड इज अ मेजर डायमेंशन। ठीक है, सब के आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि व्हाट इज पीरियडिक टाइम एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो चलिए एक अपने बोर्ड पर चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन ये है कि किसी वन राउंड में, जैसे कि हमने वन राउंड बताया कि वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, एक स्विंग और एक गर्त जब मिलता है उसको हम वन राउंड कहते हैं। तो वन राउंड में लगा हुआ समय क्या होता है? पीरियडिक टाइम। ओके, यानी कि किसी वेव में एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे पीरियडिक टाइम कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ओके, अब इसी से हम आवृत्ति और आवर्तकाल में रिलेशन देखते हैं। What is the relation between frequency and periodic time? पहला पीरियडिक टाइम का डिफिनीशन ये है कि एक चक्कर में कितना समय लगता है, एक चक्कर में, केवल एक चक्कर में कितना समय लगता है उसको कहते हैं पीरियडिक टाइम। और आवृत्ति की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सुन के लगते हैं। एक में टाइम पहले है चक्कर बाद में, एक में चक्कर पहले टाइम बाद में। तो फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं। और इसी का उल्टा आवर्तकाल वो ये है कि एक चक्कर में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ही हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि एक दूसरे के उल्टे हैं तो T=1/n। लेकिन अब इसको डिराइव कर देते हैं आपके लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन है और सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट कि t समय में चक्रों की संख्या 1। ठीक है, क्योंकि t क्या है? आवर्तकाल है, पीरियडिक टाइम है, और पीरियडिक टाइम में चक्करों की संख्या कितनी होती है? 1। पीरियडिक टाइम का मतलब ये होता है कि एक चक्कर में लगा हुआ समय, तो चक्करों की संख्या कितनी हुई? 1। इसलिए t समय में चक्करों की संख्या 1। चक्करों की संख्या कितनी है? 1। अब t सेकंड में चक्करों की संख्या 1, तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी होगी? 1/t। यानी कि 1 सेकंड में चक्करों की संख्या हो जाएगी 1/t। और 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को ही कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/पीरियडिक टाइम। अब रिलेशन हो गया। अब देखते हैं स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव की बात करते हैं, वेव कितनी स्पीड से हमारा ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए फिर से स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए। एक देखिए आपको वेव दिख रहा है, एक सिंपल वेव है, ठीक है ना। तो वही पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला हमने बताया था कि t सेकंड में चक्करों की संख्या 1। ठीक है ना, तो t सेकंड, तो उसी तरह लिखिए t सेकंड में चक्करों की संख्या 1। t सेकंड में चली गई दूरी, अब ये क्या होगी? चक्करों की संख्या कितनी है? 1। तो एक चक्कर की दूरी क्या होती है? लैम्डा। तो t सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? लैम्डा, है ना। अब t सेकंड में चली गई दूरी लैम्डा, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी λ/t। अब 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं, तो हम 1 सेकंड में चली गई दूरी के जगह हम लिख देते हैं चाल, यानी चाल इक्वल टू λ/T। अब लैम्डा इंटू 1/t कह सकते हैं इसको, और 1/t को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, f या n। तो हम लिख सकते हैं कि c refers to स्पीड ऑफ वेव, तो c इक्वल टू n इंटू लैम्डा या c इक्वल टू f इंटू लैम्डा, तो ये होगी स्पीड ऑफ लाइट। तो हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक के, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडाइनल वेव इज रिफर टू साउंड वेव्स, अनदर वेव्स, है ना। तो साउंड वेव ज्यादातर क्या होती है? लॉन्गिट्यूडाइनल। सोचिए किसी
हमारा एयर का पार्टिकल है वो किस तरह से, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, किसी जगह ज़्यादा जाएगा, किसी जगह कम जाएगा। अब देखिए आप अपने स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर ये कई सारे पार्टिकल हैं, ये एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक बहुत ही सारा झुंड बन गया है पार्टिकल्स का, कई सारे पार्टिकल्स का झुंड बन गया है। कहीं कहीं झुंड क्या है, बहुत ज़्यादा पास पास है पार्टिकल्स, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो इसमें वेवलेंथ नहीं होती, वेवलेंथ अगर निकालना चाहे तो हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, तो ठीक है ना। तो जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास में हैं, यहाँ पर ये देखिए पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास में हैं, तो इसे हम कहेंगे डेंस, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर है, ये देखिए यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे रेयरनेस। अब बात आएगी कि वेवलेंथ कैसे निकालें। तो वेवलेंथ, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ निकली थी हमारी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की पूरी दूरी, यानी कि एक चक्कर की पूरी दूरी। अब इसी तरह इसमें भी निकाल देते हैं, डेंस से लेकर रेयरनेस की दूरी, यानी एक डेंस से लेकर एक रेयर से होते हुए फिर डेंस में जाएगा, तो वहां की पूरी दूरी क्या हो जाएगी हमारी, कहलाएगी वेवलेंथ। अब टी भी उसी तरह, एन भी उसी तरह, तो हमारे यहाँ रेयर डेंस, ठीक है। जो देखिए हमारा ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव तो मीडियम पर डिपेंड नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स होती हैं वो किस पर डिपेंड होती है, मीडियम पर डिपेंड होती है, ठीक है ना। अगर पानी में किसी साउंड को चलाएंगे तो वो साउंड क्या होगा, कम तेज बजेगा, ठीक है। अगर कभी कभी होता है रात के समय में आवाज बहुत तेजी से आती है, लेकिन दिन के समय में आवाज धीमी हो जाती है, धूल के समय में आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन लाइट में ऐसा नहीं है, लाइट तो आराम से जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव डिपेंड ऑन मीडियम डेंसिटी, है ना। जितना ज्यादा डेंस होगा उसको निकलने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम। तो इसकी जो ट्रांसवर्स वेव की अगर हम वो निकाले थे स्पीड, तो उसकी निकल सकती है, लेकिन अगर स्पीड इसकी निकाले लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, तो इसकी स्पीड डायरेक्टली नहीं निकलेगी, इसकी स्पीड किस पर डिपेंड होगी, हमारी डेंसिटी पर, जिस मीडियम में डालिए उस मीडियम की डेंसिटी पर ये निर्भर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पर होता है खत्म, और फिर आएंगे अगले दिन आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, और फिर देखते हैं कि सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।